नमस्कार, एनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पर। जी हाँ, क्लास 10th केमिस्ट्री की दुनिया में यह हमारा पहला कदम है। बिल्कुल। इस चैप्टर में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम समझेंगे कि हमारे चारों ओर जो बदलाव होते हैं, जैसे दूध का दही बनना या लोहे पर जंग लगना, Okay. इनके पीछे की साइंस क्या है, हम उन्हें लिखते कैसे हैं, वो कितने तरह के होते हैं, ये सब कुछ। और सुनने में जितना सिंपल लगता है, एग्जाम के लिहाज से उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। मुझे लगता है ये चैप्टर केमिस्ट्री की लैंग्वेज सीखने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। अगर ये आ गया तो आगे सब आसान हो जाएगा। बैलेंसिंग पर सवाल तो पक्का आता है ना? बैलेंसिंग, रिएक्शन के टाइप्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन पर सवाल तो आते ही आते हैं। तो चलिए इस लैंग्वेज को मजेदार तरीके से सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है क्या? मेरा मतलब, जब हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन हुआ है, तो असल में होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। आसान शब्दों में केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ पुरानी चीजें, जिन्हें हम साइंस की भाषा में रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स, हाँ। वो एक केमिकल चेन से गुजर कर कुछ बिल्कुल नई चीजें बनाती हैं, जिन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अच्छा, तो जैसे हम आटा, चीनी, अंडे लेते हैं हाँ, ये हुए आपके रिएक्टेंट्स। और उन्हें मिलाकर बेक किया तो केक बना। वो हो गया प्रोडक्ट। और केक की प्रॉपर्टीज, मतलब उसका स्वाद, उसका टेक्सचर, वो आटे या अंडे से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो मतलब कुछ पुराना मिलकर कुछ नया बना रहा है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। तो इस प्रोसेस की पहचान क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है? 3 मुख्य बातें होती हैं। पहली और सबसे जरूरी, हमेशा एक नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है। दूसरा, इस नए सब्सटेंस के गुण यानी प्रॉपर्टीज पुराने वाले से बिल्कुल अलग होंगे। हाँ। और तीसरा, ये चेंज ज्यादातर परमानेंट होता है। आप केक से वापस आटा और अंडा आसानी से नहीं बना सही सकते। बात है। और ये सिर्फ लैब्स में नहीं होता होगा, है ना? हमारी डेली लाइफ में हर जगह है। हर जगह है। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अच्छा। इसी तरह खाना पकाना, हमारे पेट में खाने का डाइजेस्ट होना। और गाड़ियों में फ्यूल का जलना। बिल्कुल, ये सब केमिकल रिएक्शंस ही हैं जो हर पल हमारे आसपास हो रही हैं। ओके, तो हमें समझ आ गया कि रिएक्शन क्या है, पर इसे कागज पर कैसे लिखें? मतलब पूरी कहानी तो नहीं लिख सकते। एग्जैक्टली। और उसी शॉर्ट हैंड को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन। हाँ, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके दिखाने का एक छोटा और साइंटिफिक तरीका है। तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है? ये पहला स्टेप है। इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। इसमें हम बस सब्सटेंसेस के नाम लिखते हैं। बस नाम? हाँ, लेकिन केमिस्ट्री में हम एफिशिएंसी चाहते हैं, तो हम इनके सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। MgO2। हाँ, जब हम इसे Mg + O2 goes to MgO लिखते हैं, तो ये बन जाती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मतलब ये रिएक्शन का सिर्फ ढांचा है। बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें अभी कुछ और करना बाकी है? हाँ, ये सिर्फ ढांचा है जो बताता है कि कौन हिस्सा ले रहा है और क्या बन रहा है। जैसे मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जाम्पल। जी, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद पाउडर बनाता है। ये इक्वेशन उसी रिएक्शन का स्केलेटल स्ट्रक्चर है। एरो के बाईं तरफ रिएक्टेंट्स और दाईं तरफ प्रोडक्ट। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। अगर ये सिर्फ ढांचा है, तो इसे पूरा कैसे करें? मेरा मतलब है बैलेंसिंग। हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों है? इसकी वजह से साइंस का एक बहुत फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, ये कानून कहता है कि मैटर को न तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। आसान शब्दों में रिएक्शन से पहले हर एलिमेंट के जितने एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही रहने चाहिए। कुछ भी गायब या नया पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब रिएक्शन के पहले और बाद में हर एलिमेंट के एटम्स का काउंट बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो एग्जाम्पल है, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2, यहां तो गड़बड़ है। रिएक्टेंट्स की तरफ 1 आयरन एटम है और प्रोडक्ट्स की तरफ 3। सही कहा, ये अनबैलेंस्ड है। इसीलिए हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है। कैसे करते हैं? हम कोएफिशिएंट्स यानी नंबर्स को फॉर्मूलाज के आगे लगाकर एटम्स का काउंट दोनों तरफ बराबर करते हैं। अच्छा। जैसे इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है 3Fe + 4H2O
gives Fe3O4 plus 4H2O. अब गिनते हैं। बाईं तरफ 3 आयरन, 4 गुणा 2 यानी 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। और दाईं तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन। परफेक्ट। अब ये बैलेंस्ड है। और ये एग्जाम के लिए नॉन नेगोशिएबल है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखने का मतलब है सीधे सीधे मार्क्स कटना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सम्मान करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, बैलेंसिंग समझ आ गया। पर मैंने कुछ इक्वेशंस में एरो के ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल या सनलाइट जैसा कुछ लिखा देखा है, वो क्या है? हाँ, वो कोई सीक्रेट कोड तो नहीं, पर बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा। सोचिए, कुछ रिएक्शंस थोड़ी आलसी होती हैं। उन्हें शुरू होने के लिए खास माहौल या एक पुश चाहिए होता है। अच्छा, तो ये मूड सेटर्स हैं रिएक्शन के लिए? बिल्कुल। इन्हीं कंडीशंस को हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे कौन कौन सी? सबसे आम है हीट, जिसका सिंबल है डेल्टा। डेल्टा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक आप गर्मी नहीं देंगे वो नहीं टूटेगा। और सनलाइट? दूसरा है सनलाइट, जिसे HV सिंबल से भी दिखाते हैं। सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखते ही वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। और पानी को तोड़ने के लिए तो बिजली का झटका देना पड़ता है ना? हाँ, उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और वहाँ हम एरो पर इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं। एक और मजेदार कंडीशन है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट? वो क्या करता है? कैटलिस्ट एक ऐसे दोस्त की तरह है जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है पर खुद खर्च नहीं होता। अच्छा, और कभी-कभी तो स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर भी लिखना पड़ता है? जी, जैसे हैबो प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए खास टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। तो ये कंडीशंस लिखना उतना ही जरूरी है जितना बैलेंसिंग करना। बिल्कुल। एग्जाम में इन्हें भूलने का मतलब है मार्क्स खोना। तो अब जब हम इक्वेशंस को लिखना, बैलेंस करना और उनकी कंडीशंस को समझना सीख गए हैं, तो क्या सारी रिएक्शंस एक जैसी होती हैं या इनकी भी कुछ फैमिलीज होती हैं? बहुत बढ़िया ट्रांजिशन। हाँ, बिल्कुल होती हैं। रिएक्शंस के होने के तरीके के आधार पर हम उन्हें कुछ मेन फैमिलीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितनी फैमिलीज? 4 मुख्य प्रकार हैं: कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए इन फैमिली से मिलते हैं। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ कंबाइन हो रहा है। एग्जैक्टली। इसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। A+B मिलकर AB बन गया। बिल्कुल। जैसे बिना बुझा चूना CaO जब पानी H2O से मिलता है तो भुजा हुआ चूना CaOH2 बनता है। एक ही प्रोडक्ट। और दूसरी है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जो मुझे कॉम्बिनेशन के उल्टी लग रही है। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन की मिरर इमेज है। इसमें एक सिंगल कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस बनाता है। सही, AB टूटकर A+B बन गया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 बनाता है। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब किसी को उसकी जगह से हटा देना। हाँ, ये बिल्कुल स्कूल के प्लेग्राउंड जैसा है। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से कह सकते हैं लात मारकर बाहर निकाल देता है। हाँ, जैसे जिंक ज्यादा ताकतवर है तो वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। बिल्कुल। और आखिरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल है, मतलब 2 लोग अपनी जगह बदलेंगे। सही समझे। इसमें 2 कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली करते हैं। जैसे 2 कपल्स डांस पार्टनर्स एक्सचेंज कर रहे हो। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। A+B- और C+D- मिलकर A+D- और C+B- बना लेते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन में यही होता है, जिससे बेरियम सल्फेट का एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है। ये एनालॉजीज बहुत हेल्पफुल हैं। तो एग्जाम में रिएक्शन देखकर टाइप पहचानना और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना दोनों जरूरी हैं। हाँ, अब एनर्जी के लेन देन के आधार पर भी रिएक्शंस के 2 और टाइप्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जी हाँ, मैंने महसूस किया है कि कुछ रिएक्शंस में टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है और कुछ में ठंडी। क्या इसी से जुड़ा है ये? बिल्कुल। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो हैं जिनमें हीट एग्जिट करती है, यानी बाहर निकलती है। एक्सो मतलब एग्जिट। हाँ, ये एनर्जी रिलीज करती हैं जिससे सराउंडिंग्स गर्म हो जाते हैं, जैसे फ्यूल का जलना या हमारा सांस लेना, रेस्पिरेशन। बिल्कुल। और एंडोथर्मिक इसका उल्टा होगा, जिसमें हीट एंटर करती है। परफेक्ट। एंडो मतलब एंट्री ऑफ हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो हैं जो हीट अब्सॉर्ब करती हैं।
अच्छा, ये सराउंडिंग से हीट खींच लेती हैं, जिससे वो ठंडे हो जाते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना। हाँ, बर्फ हाथ से गर्मी खींचती है, तभी पिघलती है और हाथ ठंडा हो जाता है। बिल्कुल, एनर्जी डायग्राम्स में भी यही दिखता है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी लेवल नीचे जाता है, एंडोथर्मिक में ऊपर। ये एक कॉमन मिस्टेक पॉइंट हो सकता है एग्जाम्स में। बिल्कुल, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि एक चीज टूटकर अनेक बनती है और उसे तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या एनर्जी के सोर्स के आधार पर इसके भी टाइप्स हैं? बेहतरीन कनेक्शन। हाँ, बिल्कुल है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किस रूप में दी जा रही है, उसी के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं। अच्छा, अगर एनर्जी हीट से दी जाए तो वो है थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही हीट है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। सही। और अगर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से दी जाए, जैसे पानी को तोड़ने के लिए, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। और अगर एनर्जी लाइट से दी जाए, खासकर सनलाइट से, तो वो होगा फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन। फोटो का मतलब लाइट। ये तो बहुत लॉजिकल है ना? और यहाँ एक और एग्जाम टिप है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ठीक ऑपोजिट होती हैं। एक में जुड़ना, दूसरे में टूटना। बिल्कुल। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो स्कूल में मुझे हमेशा कंफ्यूज करता था। रेडॉक्स रिएक्शंस। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या भला है? हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है, पर यकीन मानिए ये केमिस्ट्री के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। अच्छा, रेडॉक्स 2 शब्दों से बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। एक पैकेज डील है। हाँ, ठीक है, पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या? इसे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के नजरिए से समझना सबसे आसान है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स ही असली करेंसी हैं। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। OI। हाँ, और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। RIG, OIL रिग। ये तो याद रहेगा। हाँ, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। CuO plus H2O gives you Cu plus H2O। यहाँ कॉपर ऑक्साइड यानी CuO से ऑक्सीजन हट रहा है और वो कॉपर बन रहा है। तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो CuO रिड्यूस हो गया। ओके। दूसरी तरफ हाइड्रोजन यानी H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और वो पानी H2O बन रहा है। तो ऑक्सीजन का गेन हुआ। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो H2 ऑक्सीडाइज हो गया। तो एक का रिडक्शन हुआ, दूसरे का ऑक्सीडेशन, और ये साथ में हुआ। इसीलिए ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है। एग्जैक्टली। और इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर भी यही हो रहा है। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, मतलब रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, मतलब ऑक्सीडेशन। ये हमेशा साथ में ही होता है। हाँ, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। अगर ये एक लेन देन है तो इसमें एक देने वाला और एक लेने वाला भी होगा। क्या यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है? बिल्कुल। एजेंट का मतलब है काम करने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स छीनता है। हाँ, और जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा तो खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, यानी खुद रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा। और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे का रिडक्शन करवाता है, यानी उसे इलेक्ट्रॉन्स दान करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उल्टा। हाँ, यही याद रखने की ट्रिक है। बिल्कुल उल्टा सोचना है। गेट्स रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे एग्जाम्पल में CuO खुद रिड्यूस हुआ, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और H2 खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बिल्कुल। ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स का खेल हमारी डेली लाइफ पर क्या असर डालता है। 2 बहुत बड़े प्रभाव हैं, करोजन और रैंसिडिटी। जी। करोजन यानी संक्षारण, लोहे पर जंग लगना इसी का उदाहरण है ना? हाँ, ये मेटल्स का धीरे धीरे हवा, पानी या केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके खराब होना है। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका सबसे आम उदाहरण है। और ये होता है आयरन के ऑक्सीडेशन की वजह से। बिल्कुल। इसके लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना जरूरी है। ये ब्रिजेस, शिप्स, गाड़ियों सबको कमजोर कर देता है। और इससे बचने के लिए हम पेंटिंग, ऑयलिंग या गैल्वेनाइजेशन करते हैं। सही कहा। अब दूसरा प्रभाव है रैंसिडिटी। कभी सोचा है कि कुछ दिन बाद चिप्स का पैकेट क्यों सील जाता है? हाँ, स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। इसके पीछे भी ऑक्सीडेशन का ही हाथ है। अच्छा। जी, जब फैट्स और ऑयल्स वाली खाने की चीजें हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं।
इसी प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। इसीलिए खाना खराब और अनहेल्दी हो जाता है। जी तो चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है वो ऑक्सीजन नहीं होती? बिल्कुल नहीं, वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है जो ऑक्सीजन को पैकेट से बाहर रखती है और चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से यानी रैंसिड होने से बचाती है। वाओ! तो चलिए इस पूरे चैप्टर को एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए एक बार समराइज करते हैं। जरूर। तो सोचिए, केमिस्ट्री बदलाव की एक कहानी है। कभी चीजें आपस में जुड़ती हैं, कॉम्बिनेशन, तो कभी एक चीज टूटकर बिखर जाती है, डीकंपोजिशन। इस बनने बिगड़ने के खेल में एक ताकतवर एलिमेंट कमजोर को उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेसमेंट, या फिर वो आपस में पार्टनर्स की अदला बदली कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट। और इन सभी कहानियों में एनर्जी का एक रोल है। या तो एनर्जी बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक, या कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एंडोथर्मिक। और इन सब के पीछे का राज है इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, एक डांस जिसे हम रिडॉक्स कहते हैं। बिल्कुल। यही डांस हमें जंग लगी गाड़ियों से लेकर सीले हुए चिप्स तक हर जगह दिखाई देता है। और हमारा काम है इस कहानी को बैलेंस्ड इक्वेशंस की सही भाषा में लिखना। क्या शानदार समरी थी। मुझे लगता है इसके बाद कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल, बस रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ। जब आप एक सेब को काटकर छोड़ देते हैं और वो भूरा हो जाता है, तो वहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, होता है। सोचिए, उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? हवा की ऑक्सीजन या सेब के अंदर का कोई एंजाइम? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।